Question number 1. Before starting a generator engine, lube oil hand pump should be operated to. जनरेटर इंजन स्टार्ट करने से पहले लूब ऑयल का जो हैंड पंप होता है उसको हमें जरूर ऑपरेट करना चाहिए. किस लिए? ए. टू वार्म अप द इंजन. बी. टर्न द इंजन. सी. चेक द लेवल ऑफ द टैंक. डी. सप्लाई लूब ऑयल टू मूविंग पार्ट्स. आंसर है सी. सप्लाई लूब ऑयल टू मूविंग पार्ट्स. दरअसल होता क्या है कि जब इंजन स्टैंड बाई रहता है या खड़ा रहता है या चल नहीं रहा होता है तो लूब ऑयल पंप भी बंद रहता है अक्सर, और उस समय जो बेयरिंग्स वगैरह के बीच में लूब ऑयल रहता है घर्षण कम करने के लिए वो ड्रेन हो जाता है, निकल जाता है, संप में चला जाता है. तो हम लोग हैंड पंप चला के लूब ऑयल को हर बेयरिंग में सप्लाई करते हैं ताकि स्टार्ट करते समय, इंजन स्टार्ट करते समय घर्षण ना हो, क्योंकि शुरुआती घर्षण अगर होगा बिना लूब ऑयल के तो हो सकता है बेयरिंग वगैरह डैमेज हो जाए. सो इसके लिए हम लोग लूब ऑयल हैंड पंप चला के इंजन के हर कोने कोने में जहाँ तक लूब ऑयल को पहुँचना है पहुँचा देते हैं, फिर इंजन स्टार्ट करते हैं. बिफोर स्टार्टिंग एन एयर कंप्रेसर यू विल इंश्योर दैट. कोई भी एयर कंप्रेसर शुरू करने से पहले हम लोग ये पक्का कर लेंगे कि ए. वॉल्व्स आर ओवरहॉल्ड. बी. Valves on discharge line are open. C. Fuel tank has fuel. D. Hot work permit is taken. Answer है B. Valves on discharge line are open. यदि डिस्चार्ज लाइन का वॉल्व खुला नहीं रहेगा तो कंप्रेसर यदि शुरू होगा और कंप्रेस्ड हवा बनाने लगेगा, उस समय डिस्चार्ज लाइन का वॉल्व बंद रहेगा तो उसको जाने की कहीं जगह मिलेगी ही नहीं. तो उस केस में रिलीफ वॉल्व लगा रहता है सिलेंडर के ऊपर में, वो लिफ्ट हो जाएगा और उस कंप्रेस्ड एयर को एटमॉस्फेयर में फेंक देगा. यदि वो रिलीफ वॉल्व काम नहीं करेगा या स्टक हो गया या किसी वजह से ख़राब हो गया तो हो सकता है कि आपका कंप्रेसर का सिलेंडर हेड ही फट जाए. ये एक्सट्रीम कंडीशन है, लेकिन जहाज़ों में ऐसा हो चुका है क्योंकि लोगों ने ध्यान नहीं दिया है, रिलीफ वॉल्व का ओवरहॉल ठीक से किया नहीं और काम पड़ने पर रिलीफ वॉल्व अपना काम नहीं कर पाया, यानी सिलेंडर को बचा नहीं पाया. यूएमएस स्टैंड्स फॉर. यूएमएस का फुल फॉर्म क्या है? ए. अनअटेंडेड मशीनरी स्पेस ऑपरेशन. बी. यूनिफॉर्म मशीनरी. सी. अंडरमैन्ड मशीनरी स्पेस ऑपरेशन. डी. अंडर मशीनरी स्पेस ऑपरेशन. आंसर है ए. अनअटेंडेड मशीनरी स्पेस ऑपरेशन, या और भी कहा जाता है अनमैन्ड मशीनरी स्पेसेस. इसका अर्थ ये है कि इंजन रूम में अगर यूएमएस है, ये अगर कहा जाता है कि अगर इंजन रूम यूएमएस कंडीशन में है या अनमैन्ड है तो उस समय इंजन रूम में कोई नहीं है, सारी मशीनरी चल रही है. यदि कोई अलार्म आता है तो वो सीधा ड्यूटी इंजीनियर और ड्यूटी ऑयलर के कमरे में बजेगा. अलार्म पैनल में अलार्म देखेगा ड्यूटी इंजीनियर, ड्यूटी ऑयलर, और इंजन रूम में जाके जो भी ट्रबल हुआ है उसका शूटिंग करेगा, यानी कि जो भी समस्या हुई है उसका निदान करेगा, निवारण करेगा. While the boiler is operating, you will ensure that जब बॉयलर चल रहा है तब आप पक्का ये कर लेंगे कि ए. सेफ्टी अलार्म बाईपास्ड. ब्लैक स्मोक इज कमिंग आउट. वेंट वॉल्व इज ओपन. और डी है वाटर लेवल इज मेंटेन्ड. आंसर है वाटर लेवल इज मेंटेन्ड. वाटर लेवल के लिए बॉयलर में 2 वाटर लेवल गेजेस लगे रहते हैं और हम लोग को ये पक्का करना होता है कि कम से कम एक वाटर लेवल गेज बराबर बढ़िया से काम कर रहा है. वाटर लेवल जो उसमें मार्क्ड है नॉर्मल लेवल उतना होना चाहिए. कम वाटर लेवल होगा तो आपको तुरंत कुछ एक्शन लेना होगा, अदरवाइज बॉयलर जल जाने की भी संभावना होती है, बॉयलर ट्यूब्स के जल जाने की भी संभावना होती है. बॉयलर का वाटर लेवल अगर अधिक दिखा रहा है तो उस समय पानी का कैरी ओवर होने की संभावना रहती है, यानी कि पानी का स्टीम लाइन में जाने की संभावना रहती है, जिससे कि स्टीम से चलने वाली मशीनें हो सकता है ख़राब हो जाएं, डैमेज हो जाएं.
इसीलिए बॉयलर वाटर लेवल को मेंटेन करना अति आवश्यक है। While keeping a watch, what will you check on a pump that is in operation? अगर आप वॉच कीपर हैं और कोई पंप चल रहा है, उस समय आपको मुख्यतः क्या चेक करना चाहिए? ए, लाइन वॉल्स आर ओपन। बी, सक्शन एंड डिस्चार्ज प्रेशर। सी, टेम्परेचर ऑफ लिक्विड। डी, स्पीड ऑफ पंप। आंसर इज बी, सक्शन एंड डिस्चार्ज वॉल्व। जब आप वॉच कीपर हैं तो पंप के पास यदि आप जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले उसका सक्शन और डिस्चार्ज प्रेशर चेक करना ही होगा, जिससे कि आप पता कर सकते हैं कि पंप ठीक से काम कर रहा है। अक्सर सक्शन और डिस्चार्ज प्रेशर गेज के ऊपर मार्किंग लगी रहती है नॉर्मल रनिंग की, मतलब कि अगर पंप नॉर्मल लग रहा है तो इतना सक्शन होना चाहिए, इतना डिस्चार्ज होना चाहिए। आपको ये देखना है कि उस मार्किंग पर जो प्रेशर गेज की सुई है उसी के आसपास है या नहीं। एक बार आप पंप को भी छू के देखेंगे, कहीं पंप जितना गर्म होना चाहिए उससे कहीं अधिक तो नहीं गर्म है। अगर ओवर हीटेड है तो आप ड्यूटी इंजीनियर को इन्फॉर्म करेंगे कि भाई रोज़ तो इतना गर्म रहता था, आज कुछ ज़्यादा ही गर्म दिख रहा है, ज़रा आके देख लीजिए एक बार, ठीक है। While bunkering is going on, what will be the most important thing to monitor? बंकरिंग के दौरान सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है कि उसको हम बराबर ध्यान से देखें? ए, ऑयल साउंडिंग इन द टैंक बीइंग फिल्ड। बी, ऑयल सैंपल इज बीइंग टेकन। सी, टेम्परेचर ऑफ ऑयल बीइंग सप्लाइड। डी, ऑयल साउंडिंग इन बंकर बार्ज। आंसर इसका है ए, ऑयल साउंडिंग इन द टैंक बीइंग फिल्ड। बंकरिंग के दौरान जिस टैंक में भी बंकरिंग ली जा रही है, यानी कि तेल भरा जा रहा है, उसका ऑयल साउंडिंग बराबर मैनुअली भी चेक करते रहना चाहिए। नॉर्मली लोग कंट्रोल रूम में बैठकर या सीसीआर में बैठकर ऑयल गेजेस पर उसकी लेवल चेक करते रहते हैं। चलिए वो भी ठीक है, परंतु हर आधे घंटे पर या जैसा भी डिसाइड किया है चीफ इंजीनियर ने फर्स्ट इंजीनियर मिलकर, मैनुअल साउंडिंग लेना अति आवश्यक है। कुछ लोग कहेंगे कि इस प्रश्न का उत्तर हो सकता है बी, ऑयल सैंपल इज बीइंग टेकन, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे अधिक इम्पॉर्टेंट है कि जिस टैंक में तेल लिया जा रहा हो उसकी बराबर साउंडिंग मॉनिटर की जाए, नहीं तो किसी भी टैंक का ओवरफ्लो होने में देर नहीं लगती, और एक बार जब ओवरफ्लो हो गया तो बहुत अधिक समस्या का सामना करना पड़ सकता है। Oil sounding in the tank being filled is the most important thing during bunkering. During lathe work, goggles protect our eyes from लेथ पर काम करते समय जो चश्मा हम लोग लगाते हैं या फेस शील्ड लगाते हैं, वो किस चीज़ से अपने आप को बचाव के लिए लगाते हैं? ए, हीट। बी, फ्लैश लाइट। सी, मेटल चिप्स। डी, फ्यूम्स। आंसर है सी, मेटल चिप्स। लेथ मशीन पर काम करने के दौरान कटिंग या किसी अन्य प्रोसीजर में जो सामान हमने लगाया है काटने के लिए या कोई शाफ्ट वगैरह कुछ भी, उसमें से छोटे छोटे मेटल पीस निकलते रहते हैं और वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से इधर उधर छटकते भी रहते हैं, जो कि हमारी आंख पे भी लग सकते हैं। इसीलिए उनसे बचाव के लिए हम फेस शील्ड या अच्छे किस्म का सेफ्टी गॉगल्स का इस्तेमाल करते हैं। नॉट पार्ट ऑफ लेथ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ लेथ? नीचे दिए हुए में से क्या लेथ का पार्ट नहीं है? ए, चक। बी, हेडस्टॉक। सी, एनविल। डी, टूल पोस्ट। आंसर है एनविल। एनविल मिलेगा वर्कशॉप में, वो अक्सर स्मिथी के काम में आता है, यानी लुहारगिरी के काम में आता है, कोई चीज़ रख के पीटने के काम में आता है। गैसेज यूज्ड इन गैस वेल्डिंग आर, गैस वेल्डिंग में जो गैस का इस्तेमाल होता है वो कौन कौन सी होती है? ए, ऑक्सीजन एंड एलपीजी। बी, CO2 एंड एलपीजी। सी, एसिटिलीन एंड एलपीजी। डी, एसिटिलीन एंड ऑक्सीजन। आंसर है डी, एसिटिलीन एंड ऑक्सीजन। गैस वेल्डिंग या गैस कटिंग के लिए जो गैसेस यूज़ होती हैं वो दो सिलेंडर में रखी रहती हैं, एक में होता है ऑक्सीजन और दूसरे में होता है एसिटिलीन। ऑक्सीजन और एसिटिलीन का जो
कमरा होता है, स्पेसिफाइड कमरा होता है, वो इंजन रूम के बाहर स्थित होता है। जब भी जहाज पर वेल्डिंग या कटिंग, गैस वेल्डिंग या कटिंग का काम होने को होता है, तो एक व्यक्ति जो कि डेजिग्नेटेड होता है, फिटर हो चाहे ऑयलर हो या वेल ट्रेंड वाइपर हो, वो गैस बॉटल रूम में जाता है जहाँ ऑक्सीजन और एसिटिलीन की बॉटल्स रखी है। अलग अलग रूम रहते हैं अक्सर। वहाँ पे जाके मुख्य वॉल्व खोल के आता है, फिर वर्कशॉप में या और भी कहीं जहाँ पे परमिट इशू हुआ हो, वहाँ पे गैस वेल्डिंग या गैस कटिंग का काम शुरू हो पाता है। द वेल्डिंग आर्क लेंथ शुड बी, जो वेल्डिंग हम लोग करते हैं, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग करते हैं, उसकी आर्क की लेंथ कितनी होनी चाहिए? ए लेस देन द डायमीटर ऑफ द इलेक्ट्रोड, बी इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द इलेक्ट्रोड, सी 6 to 12 मिलीमीटर, डी 20 मिलीमीटर। आंसर है बी इक्वल टू द डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रोड। अब इलेक्ट्रिक वेल्डिंग, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग जिसे कहा जाता है, उसमें हम लोग एक इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करते हैं। जो जॉब है जिस पे वेल्डिंग होनी है उसको हम लोग अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं और आर्क प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रोड और उस जॉब के बीच में, जिससे कि वेल्ड मटेरियल इलेक्ट्रोड का फ्लो करके जॉब के ऊपर में जमा हो जाता है। यदि हम दोनों के बीच का गैप अधिक रखेंगे तो बढ़िया वेल्डिंग नहीं होगी, छीटा जैसा पड़ेगा, और यदि कम रखेंगे तो इलेक्ट्रोड हो सकता है चिपक जाए जॉब के साथ में। तो सही गैप मेंटेन करना बहुत आवश्यक है, जो कि अक्सर ही इलेक्ट्रोड के डायमीटर के बराबर होता है। A gauge glass for checking liquid level is fitted on which tanks? जो लिक्विड लेवल चेक करने के लिए गेज ग्लास लगाए जाते हैं, वो किस तरीके के टैंक में लगाए जाते हैं? ए 4 पीक बैलास्ट टैंक, बी आफ्टर पीक बैलास्ट टैंक, सी डबल बॉटम टैंक, डी लूब ऑयल स्टोरेज टैंक। आंसर है डी लूब ऑयल स्टोरेज टैंक। लूब ऑयल स्टोरेज टैंक में आपको गेज ग्लास से लूब ऑयल टैंक का लेवल दिख जाएगा। बाकी तीनों जो टैंक मेंशन हुए हैं ए, बी और सी में, उसमें टैंक में भरे लिक्विड का लेवल, जो कि पानी हो सकता है, बैलास्ट टैंक में तो पानी ही होगा, डबल बॉटम में कुछ भी हो सकता है जो कि लीक करके आया हो, या फिर डेजिग्नेटेड डबल बॉटम टैंक है, फ्यूल का टैंक है, चाहे पानी का ही टैंक हो, उसमें जो साउंडिंग है उसको साउंडिंग टेप से लिया जाता है। साउंडिंग टेप से उसको मेजरमेंट किया जाता है कि कितना सामान उसके अंदर है। बिफोर स्टार्टिंग आर्क वेल्डिंग यू मस्ट, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग शुरू करने से पहले आपको क्या करना चाहिए? ए कनेक्ट द अर्थ क्लैंप टू द वर्कपीस, बी कनेक्ट द वेल्डिंग केबल टू द अर्थ क्लैंप, सी कनेक्ट द इलेक्ट्रोड होल्डर टू द अर्थ क्लैंप, डी एक्सटेंड द वेल्डिंग केबल। आंसर है ए कनेक्ट द अर्थ क्लैंप टू द वर्कपीस। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले, एक क्वेश्चन पहले मैंने बताया है, वेल्डिंग, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग शुरू करने से पहले जो जॉब है यानी कि जो वर्क पीस है उसको हम अर्थ से कनेक्ट करते हैं, उसके बाद वेल्डिंग की शुरुआत करते हैं। उसके बाद वेल्डिंग शुरू हो भी सकता है, अन्यथा होगा ही नहीं, वेल्डिंग शुरू नहीं हो पाएगी जब तक कि आप जॉब को या वर्क पीस को अर्थ से कनेक्ट नहीं करेंगे। When starting to weld, you must hold the electrode at an angle of about, जब वेल्डिंग, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग का शुरुआत करना है तो उस समय इलेक्ट्रोड को हम कितने डिग्री पर करीब करीब रखेंगे, यानी कि जमीन से कितने डिग्री पर रखेंगे? ए 30 डिग्री, बी 50 डिग्री, सी 70 डिग्री, डी 90 डिग्री। आंसर है सी 70 डिग्री, 70 डिग्री। इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रोड होल्डर में पकड़े रहेंगे तो इलेक्ट्रोड का एंगल नीचे से, जमीन से 70 डिग्री के करीब होना चाहिए और बराबर गैप बना के वर्क पीस के पास हम ले जाएंगे तो वेल्डिंग की शुरुआत होगी। ऑक्सीजन एंड व्हाट इज यूज्ड इन गैस वेल्डिंग ऑन बोर्ड? ऑक्सीजन के साथ किस गैस का इस्तेमाल करते हैं गैस वेल्डिंग में? ए एलपीजी, बी नाइट्रोजन, सी एसिटिलीन, डी आर्गन। आंसर है सी एसिटिलीन। थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने गैस वेल्डिंग की बात की थी कि गैस वेल्डिंग में हमको 2 गैसेस की ज़रूरत पड़ती है, ऑक्सीजन और एसिटिलीन।
A sounding tape is used for measuring level of a liquid in a साउंडिंग टेप का इस्तेमाल लिक्विड का लेवल मेजरमेंट के लिए होता है किस चीज़ में? ए क्रैंक केस में, बी टैंक में, सी बॉयलर में, डी सिलेंडर में। आंसर है बी टैंक। किसी भी बड़े टैंक में कितना लेवल है लिक्विड का उसको मेज़र करने के लिए साउंडिंग पाइप बनी रहती है, जिसमें कि साउंडिंग टेप की मदद से हम लोग देख लेते हैं, पता कर लेते हैं कि उसमें लिक्विड का लेवल कितना है। A dipstick is used for checking level of oil in a dipstick यानी कि एक डंडा होता है, उससे ऑयल का लेवल किस चीज़ में करते हैं? ए क्रैंक केस में, बी टैंक में, सी सिलेंडर में, डी फिल्टर में। आंसर है क्रैंक केस। डीजल इंजन या अन्य कई मशीनें हैं जिसमें कि सम्प ऑयल रहता है। क्रैंक केस के अंदर में ऑयल लेवल मेंटेन करके रखना होता है, जिससे कि उस मशीनरी का लुब्रिकेशन होता है। उस लेवल को देखने के लिए उसमें एक डिप स्टिक लगी रहती है, एक छोटा सा डंडा लगा रहता है जिसकी साइज़ डिपेंड करती है मशीनरी की साइज़ के ऊपर। उसमें उसको डुबा के, उसको जहाँ लगा हुआ है उसी में बार बार डुबा के तेल का लेवल का पता लगाया जा सकता है। The most common item provided for checking oil level in a small machinery is छोटी मशीनों में जो तेल का लेवल होता है उसका पता लगाने के लिए सबसे कॉमनली क्या इस्तेमाल होता है? ए साउंडिंग टेप, बी साउंडिंग रॉड, सी साइड ग्लास, डी रिमोट लेवल इंडिकेटर। आंसर है सी साइड ग्लास। छोटी मशीनों में क्रैंक केस भी छोटा होता है और या गियर बॉक्स है जो भी है उसके अंदर में छोटा सा ही होता है, और उसमें तेल का लेवल देखने के लिए बहुत बड़े गेज ग्लास की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उसमें छोटे छोटे साइड ग्लास लगे होते हैं जिससे कि आराम से तेल का लेवल का पता लग जाता है। उसी साइड ग्लास में नॉर्मल लेवल का भी एक निशान अक्सर बना रहता है कि इतना तेल रहेगा तो नॉर्मल लेवल माना जाएगा।